तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान में हम लोग देखने वाले हैं 1911 का चीन का क्रांति देखने वाले हैं, जो कि हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट रहता है। हर एग्जाम में बहुत एग्जाम का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 1911 का चीन का क्रांति के बारे में। अभी तक हम लोग जितना पढ़े वो चीन का इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे थे। मैन हम लोग इसी के लिए हम लोग पीछे का 3-4 क्लास हम लोग लिए हुए हैं, क्योंकि 1911 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 का चीन का क्रांति क्या है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, आज हम लोग वो सब के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला 40 मिनट आप लोग मेरे साथ बने हुए रहिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है? तब बहुत अच्छा वे में आपको समझ में आएगा और इसको लिखने का खुद से आप लोग ट्राई करोगे। हालांकि पहले ही हम इसका आंसर हम आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम में। सबको टेलीग्राम में सबको जुड़ जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप लोग सभी को जो भी ये वीडियो देखने आए हैं सबको टेलीग्राम में जुड़ के रहना। वहां पे हम देंगे आप लोग को, वहां पे नोट्स तो नहीं बोल सकते, एक तरह से खाका देंगे। यहाँ पे जो बताने वाला है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? वही वाला हम आप लोग को पास डिलीवर करने वाला है। तो आप लोग सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बड़ा लाइट आ रहा होगा तो उसको थोड़ा बड़ा इग्नोर करना, हम पढ़ के ही बता देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ आर्थिक दुर्दशा लिखा हुआ, आर्थिक दुर्दशा लिखा हुआ, आर्थिक दुर्दशा। और यहाँ लिखा हुआ मंचू राजवंश की दुर्बलता। तो ये दोनों जब प्लेस पे आप लोग को हो सकता है कि पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन उसको पढ़ के हम सुना दिए, ठीक है? ज्यादा घबराने का कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 1911 की चीनी क्रांति। जिस प्रकार हम लोग पहले का सब क्रांति हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले का सब क्रांति में क्या हो रहा है, जनता लोग विद्रोह कर रहा है वहां का सरकार से। मतलब कौन? जनता लोग विद्रोह कर रहा है मंचू वंश के खिलाफ। मंचू वंश वहां पे अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, जिसके कारण हर विद्रोह हुआ, हर विद्रोह असफल हो गया। विदेशियों ताकत को बुलाया गया, विदेशी ताकत आके उसको दबा दिया गया। ये सब पहले जो भी वीडियो देखे होंगे उसको कनेक्ट करने में बहुत फायदा होगा, ठीक है? हम लोग इससे पहले 4 क्लास कर चुके हैं, आज को 5वां क्लास है ये वाला। हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान का ये 5वां क्लास है। और अभी और 2 या 3 क्लास और लेंगे, हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान खत्म हो जाएगा, ठीक है? सेशन 2019-22, सेशन 2019-22 का तब खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग उसी के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है? तो आज को ये 5वां क्लास है। चारों क्लास यदि बहुत अच्छा तरीका से अगर देखा गया, समझा गया, यदि आप शुरू से ही सब वीडियो को देख रहे हैं, तब 1911 का चीनी क्रांति आप लोग को ये टॉपिक ही देख के समझ में आ गया होगा कि ये सब में क्या लिखना है। ये वाला नहीं पता चला होगा, ये इसके बारे में बताएंगे। लेकिन बाकी सब से हम लोग बहुत अच्छा तरीका से परिचित है, क्या है कि नहीं है? टाइपिंग विद्रोह में हम लोग देखे, अफीम विद्रोह में हम लोग देखे, दोनों अफीम विद्रोह में हम लोग देखे। बहुत गहराई से हम लोग इस सब बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए ज्यादा लेट नहीं लगेगा। इसीलिए तो पहले से हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं। हम लोग नींव मजबूत किए, पहले 4 क्लास नींव मजबूत किए। उसके बाद चूंकि ये वाला समझना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला क्या? मंचू राजवंश की दुर्बलता। पिछला 4 दिन से हम लोग यही बात करते आ रहे हैं कि मंचू राजवंश किस प्रकार से शासन कर रहा है, मंचू राजवंश चीन में कैसा विद्रोह मचा रहा है, कैसा दबा रहा है जनता को, जनता को ऊपर नहीं आने दे रहा है, निर्धन को तो और बेकार हालत करके रखा है, कृषक वर्ग को जीना हराम हो गया, मजदूर वर्ग का जीना हराम हो गया। सब लोग टैक्स पे कर करके जो है किसी तरह अपना जीवन यापन जो है नमक रोटी खा के बिता रहे वहां का जनता लोग, ठीक है? ये वाला पृष्ठभूमि समझने का ट्राई करना है कि 1911 की क्रांति का पीछे का पृष्ठभूमि क्या है। हालांकि पृष्ठभूमि तो पिछला 4 क्लास में पृष्ठभूमि सिर्फ चला है। बहुत सारा विद्रोह हो रहा है, टैपिंग विद्रोह हो रहा है, बॉक्सर विद्रोह हो रहा है, चावल के लिए विद्रोह हो रहा है, और बहुत तरह तरह का विद्रोह हो रहा है। और उस सभी विद्रोह को दबा दिया जा रहा है, सभी विद्रोह को मंचू वंश के द्वारा सभी विद्रोह को दबा दिया जा रहा है। उसके पास उतना सामर्थ्य था कि वो दबा देने का कैपेबल था, लेकिन ये एक ऐसा क्रांति होता है जिसको कि दबा नहीं पाता है मंचू शासन, इसको दबा नहीं पाता। इसीलिए ये युद्ध जो है, ये विद्रोह जो है, ये क्रांति जो है थोड़ा सा उल्लेखनीय हो जाता है चीन के इतिहास में। इसके बाद मंचू वंश का हो जाता है समाप्ति, मंचू वंश हो जाता है खत्म। तो मंचू राजवंश में वही लिखना दुर्बलता में कि मंचू राजवंश चीन में अपना अपना मनमाने ढंग से शासन कर रहा था। भ्रष्टाचार चारों ओर व्याप्त रूप से फैल गया था, वहां के अधिकारी लोग भ्रष्टाचार हो गए थे। मतलब किसी जनता के प्रति कोई भी वफादार नहीं था, जनता को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता था। सभी जनता में धीरे धीरे आक्रोशता की भावना मंचू वंश के खिलाफ पनपने लगी। मंचू वंश किसी भी तरह का सहूलियत जो है जनता को प्रदान नहीं करते थे। तो ये सब बात हम लोग मंचू राजवंश की दुर्बलता में लिखेंगे।
क्यों ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत कुछ इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज्यादा डील हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या क्या डील हम लोग कर किए अभी, ये हम लोग बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज्यादा डिटेल से इसमें नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत अच्छा तरीका से देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं वीडियो को, वो पहले वीडियो को, सभी वीडियो को देखते रहे, तब ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और नोट्स तो हम आपको दे ही देंगे, टेलीग्राम में ये वीडियो अपलोड होने से पहले आपके पास नोट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एक खाका ब्लूप्रिंट आपको ये वीडियो अपलोड होने से पहले ही आपके पास आ जाएगा। नोट्स नोट्स का कोई टेंशन नहीं लेना, और सभी को टेलीग्राम में बस जुड़ के रहना है, ठीक है। उसका देखते हैं सुधारों की असफलता, सुधारों की असफलता। अब ऐसा तो है नहीं कि तरह तरह का क्रांति हो रहा है, बहुत तरह तरह का क्रांति हो रहा है चीन में, और चीन का जो सरकार है वो एकदम ध्यान नहीं देगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ सालों में ही कोई ना कोई विद्रोह उत्पन्न हो जा रहा है चीन में। पिछला क्लास जब ताइपिंग विद्रोह बताए थे, ताइपिंग विद्रोह में एक कारण हम ये भी बताए थे कि अब जो है चीनी सरकार, अच्छी चीनी जनता को अब विद्रोह का आदत हो गया था। मतलब कुछ हो, मंचू वंश कुछ भी करे, चीन का विद्रोह, चीन का जनता लोग फट से विद्रोह कर दे कि नहीं नहीं ये वाला सही काम नहीं हो रहा, ये जनता के लायक का काम नहीं हो रहा। लायक का होता भी था तो भी विद्रोह कर देता था, क्योंकि अब वो लोग परेशान आ चुका था मंचू वंश से बहुत ज्यादा। तो बहुत तरह तरह का नियम लागू किया गया, जैसे अकाल को रोकथाम के लिए नियम लागू किया गया, अनावृष्टि सब जो हो रहा था उस टाइम पे चीन पे बहुत ज्यादा, वो सब के लिए नियम लागू किया गया। विक्टोरिया मतलब कि इंग्लैंड से भी बोला गया, इंग्लैंड से भी चीन का सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि देखिए ऐसा कीजिए कि वहां का जनता लोग आपसे खुश नहीं है, मंचू वंश को बोलता है कि जनता लोग वहां का खुश नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसा ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि जनता लोग ज्यादा खुशी में रहे, जनता लोग का थोड़ा लाभ देखिए, ताकि आप भी शासन कर सके, हम भी व्यापार कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली कल ही बताए थे कि मंचू वंश और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब कि मंचू वंश और विदेशी दोनों एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। कल ही ये बात में चर्चा कर चुके थे बहुत लंबा। तो जितना तरह का भी सुधार नियम आ रहा था, वो सभी को जमीनी लेवल पे वो सभी नियम को लागू नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आते आते सभी जो अधिकारी लोग हैं, सभी सैनिक लोग हैं, सभी का तो बात नहीं कर सकते, मतलब अधिकतर सैनिक, अधिकतर व्यापारी, अधिकतर अधिकारी, ये सब लोग भ्रष्ट हो चुके थे। ये लोग अपना फायदा, अपना जेब खाली भरने में लगे हुए थे, इसीलिए किसी भी प्रकार का सुधार जो है चीन पर कार्यरत नहीं था। चीन में किसी प्रकार का काम, अच्छा काम भी आ रहा था तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीनी लेवल तक तो उसको अप्लाई किया ही नहीं जा रहा था, सब ऊपर ऊपर हवा में खत्म हो जा रहा था। और ये बारे में हम कल ही बताए थे कि कैसे हवा में खत्म हो जा रहा था, कैसे टैक्स चोरी किया जा रहा था अधिकारियों लोग के द्वारा। कल ही सब के बारे में बहुत डिटेल्स हम लोग बात कर चुके हैं। इसीलिए मेरा हर क्लास जो है एक दूसरे से लिंक रहता है, हर क्लास, ठीक है। अगर ये वाला क्लास पढ़िएगा तब उसके आगे का संन्यास सेंस समझ में आएगा। तो इसीलिए हर वीडियो, जितना वीडियो भी डलता है, सब वीडियो को देखते रहना, तब ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, समझ, ठीक है। तो ये सुधारों की असफलता भी हम लोग समझ गए कि आरंभ में, मतलब कि मंचू वंश से पहले, मंचू वंश से पहले चीन का जनता लोग खुश थे, चीन का जनता लोग मस्त चल रहा था। 16वीं शताब्दी में मंचू, 17वीं शताब्दी में मंचू वंश का आरंभ होता है, ठीक है। 17वीं से लेके 1911 ईस्वी तक, 1911 ईस्वी तक मंचू वंश का शासन रहता है। बहुत ही अकर्मण्य वे में, बहुत ही जनता को दबाया जाने का प्रयास किया जा रहा था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और इसमें सुधार जो भी लाया गया उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। तो इसमें हम लोग को यही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम यहाँ पे समझाने का है। और ऊपर से हम आपको नोट्स भी दे चुके हैं, आप यहाँ पे देख कर वहां पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, तब एक अच्छा आंसर तब ये रेडी हो पाएगा, तब ये एक अच्छा आंसर रेडी हो पाएगा। यहाँ पे लिख लिख के कितना समझा पाएंगे, नहीं हो पाएगा, यहाँ लिख लिख के नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे जो नोट्स का बात है ना, नोट्स, पीडीएफ, सब में काम धीरे 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 करके सब में काम होगा, क्योंकि हम हमको भी थोड़ा मोड़ा अपना देखना पड़ता, तो इसीलिए सब में ध्यान नहीं दे सकते। वेबसाइट, जो वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देखोगे तो वहां पे बहुत सारा वहां पे अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसको एक अपलोड करने के लिए हमको 4-5 दिन का टाइम लगता है उसको लिखने में, तो उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा, इसीलिए जो है ना आप लोग को पीडीएफ देने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हम रेडी कर रहे हैं ना, जो भी ब्लूप्रिंट हम रेडी कर रहे हैं वही हम आपको डिलीवर कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग कम से कम फायदा तो पहुंचे थोड़ा मोड़ा। यहाँ देख के यदि समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना है,
तो वहां पे देख के आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हम लोग को लिखना है। ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मिल लिया, एक ही चीज को 5-6 पेज में लिखना पड़ता है। इसका आंसर जो हम आप लोग को दिए हैं वो लगभग 5-6 पेज का आंसर है, और हम आपको बता रहे हैं सिर्फ 40 मिनट में उसको पूरा को खत्म करना है। तो एक चुनौती रहता है 40 मिनट में खत्म करना, और वो समझाने के साथ हमको बताना पड़ता है। ठीक है, उसका देखिए पाश्चात्य जगत से संपर्क। पाश्चात्य जगत से संपर्क इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब थोड़ा गाना बजने लगा, आप क्या करेंगे, यहीं पे आके गाना बज रहा, कुछ चुनाव उनाव हो रहा है यहाँ पे, या फिर शायद वार्ड का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा आवाज आपको आ रहा होगा, थोड़ा मोड़ा आवाज आ रहा होगा, लेकिन उसको इग्नोर करना है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा माइक है, माइक में हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा आवाज कम आए, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा तो जा ही रहा होगा बाहर का आवाज। तो पाश्चात्य जगत से संपर्क का क्या मतलब है कि आपको पता होगा, या नहीं पता है तो अभी जस्ट पता हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि मतलब कि कोई भी क्रांति तभी होता है जब वहां का आदमी लोग को बौद्धिक चेतना आता है, वहां का जनता लोग का बुद्धि खुलता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जनता को कम से कम ये तो पता चले कि क्या गलत है क्या सही है, क्या मेरे खिलाफ गलत कर रहा है सरकार। जनता को इतना समझ तो होना चाहिए। जैसे अभी इंडिया लेवल में बात करें हम लोग, तो इंडिया का जनता लोग को पता ही नहीं चलता है, मतलब कि आधा से ज्यादा जनता का ही बात कर रहा है। सब मतलब हिंदू मुस्लिम में जुड़ा हुआ है कि हिंदू ये कर रहा है, मुस्लिम वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से नहीं हो पाएगा। ज्ञान रहेगा कि हाँ, कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा हो रहा है मेरे साथ, किस किस मुद्दा पे बात होना चाहिए, किस किस मुद्दा को ज्यादा आगे तक पहुंचाना चाहिए, वो सब एक तरह से होता है बौद्धिक चेतना। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये गहन अध्ययन से, ज्ञान से प्राप्त होता है। दूसरा से सुन के, जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे जान मान के ही समझ में आता है। तो पाश्चात्य जगत, जैसे कि हम लोग इंडिया में हम लोग धर्म सुधार आंदोलन जो पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग पहले वहां जाके पढ़े, पाश्चात्य शिक्षा पहले उन लोगों ने ग्रहण किया। उसके बाद उन लोगों ने पाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसा है जिसके कारण कि जनता लोग को परेशानी आ रहा है। तो उन लोग को फिर दूर करने का प्रयास किया गया उन लोग के द्वारा, जो कि हम लोग का मॉडर्न इंडिया का अगला टॉपिक हम लोग वही करने वाले हैं। अभी बीच में वो छोड़ दिया गया। आप लोग जिसको भी नहीं पता, ये वीडियो पहली बार जो भी देख रहा है उन लोग को बता दें कि मॉडर्न इंडिया का भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया में हम लोग बहुत क्लास ले चुके हैं। ठीक है, कहाँ तक ले चुके हैं? इसके जस्ट पीछे तक ही, मतलब कि धार्मिक आंदोलन के जस्ट पीछे तक ही हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। भू राजस्व सुधार सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो भी नहीं देखे पहले मॉडर्न इंडिया का भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से पार्ट 3 का पूरा अच्छा तरीका से आप लोग जो है तैयारी करके बाहर निकल सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो पाश्चात्य जगत में क्या होगा, उन लोग अमेरिका गया, यूरोप गया, सब जगह जा जाके देख रहे हैं कि अरे शिक्षा इस तरह होता है, ऐसा राजा होता है, ऐसा मतलब कि ऐसा प्रजा होता है, इस तरह तरक्की के राह में इस तरह हम लोग चलते हैं। तो उन लोग को तभी पता चला, क्योंकि चाइना तो एक बंद दरवाजा वाला था। उन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। उन लोग जो भी खुद करते तो उनको लगता था कि नहीं यही सही है, हम जे करे छिए वह सही है, बाकी सब गलत कर रहे छे। ठीक है, ये ठेठी भाषा में यही हुआ कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। चाइना वाला का ऐसा मानना था, चाइना का सरकार का ऐसा मानना था। लेकिन कुछ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो है बाहर का शिक्षा ग्रहण करके आए, उसके बाद उन्होंने और जागृति फैलाया कि नहीं ये वाला जो गलत हो रहा है, जो भी गलत चीज देखेगा बुद्धिमान व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाएगा ही। तो वही आवाज उसके द्वारा उठाया जाता है। पाश्चात्य जगत से संपर्क मतलब पाश्चात्य जगत से प्रेरित होकर हम लोग कह सकते हैं कि प्रेरित होकर चाइना की जनता को वहां का गलतियों से रूबरू कराया कि मंचू वंश जो है ऐसा ऐसा गलती कर रहा है। ठीक है, इसको या तो इस तरह लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं बौद्धिक चेतना का विकास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों पॉइंट एकदम क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या कितना कंटेंट हम लोग के पास अवेलेबल है। इसको हम लोग ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको नोट्स दिया जाएगा और दूसरा 4 क्लास हम लोग इसी के ऊपर बात किए। तो इसीलिए आज का क्लास सिर्फ समझाने वाला क्लास है। ठीक है, बहुत कोई जो पहला ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोग को लग रहा होगा कि ये बंदा कुछ लिख का नहीं रहा। तो लिख इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि इसके पहले 4 क्लास हम लोग पहले धार बनाए हैं। ठीक है, पेड़ काटने के लिए पहले हम लोग 4 क्लास धार बनाए हैं, उसके बाद आए हैं पेड़ काटने के लिए। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है कि मतलब कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले धार लगाओ। 3 दिन 4 दिन का मतलब ये है कि पेड़ काटने से पहले कुछ दिन अपना औजार में ध्यान दो कि मेरा औजार से ये चीज होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग 4 दिन औजार में ध्यान दिए, उसके बाद अटैक कर रहे हैं 1911 का चीन की क्रांति पे। ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आसान से आप लोग को समझ में आ रहा है। यदि पिछले का वीडियो देख रहे हैं
जितना आसान से आप लोग समझ पा रहे हो उतना बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे होंगे यदि सीधा ये क्वेश्चन अगर स्टार्ट कर दिया जाए। इसके पहले का बैकग्राउंड हम लोग समझे और हम एकदम यकीन के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा अन्य दूसरा स्टूडेंट लोग से आप लोग जरूर बेहतर थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपना कीजिएगा यदि अच्छा से यदि यहाँ पे देखा जा रहा है तो चीन में मजदूरों का प्रभाव। अब अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं अगला कारण है चीन में मजदूरों का प्रभाव। ये सब कारण है, चीन की क्रांति होने का कारण है, ठीक है। और चीन की क्रांति होने का ऊपर का पृष्ठभूमि भूमिका में क्या लिखेंगे, भूमिका में लास्ट में बताता है भूमिका की में क्या लिखेंगे, ठीक है। चीन में मजदूर का प्रभाव। अब देख चीन, आपको पता होगा कि चीन में बहुत सारा युद्ध हो रहा है, बहुत सारा विद्रोह हो रहा है और उसको दमन करने के लिए विदेशियों का सहायता लिया जा रहा है, ठीक है। ये सब बारे में बात कर चुके हैं। तो विदेशियों से सहायता लेगा तो क्या विदेशी लोग ये नहीं चाहेगा कि चलो मंचू वंश के ऊपर हम लोग शासन करते हैं, मंचू वंश तो खुद कमजोर है, हम लोग वहां जाके शासन करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही भावना होगा। और क्या भावना होगा, तरह तरह का विद्रोह हो रहा है तो राजकोष खत्म हो चुका होगा, राजकोष भरने के लिए कर लगा दिया गया होगा, कर लगाया गया होगा। कर का सबसे ज्यादा बोझ किस पे पड़ता है, कर का टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे वाला इंसान को भोगना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो उसको टैक्स वैक्स से क्या लेना देना, वो लोग तो पे कर ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नीचे के जनता लोग को परेशानी होता है, सबसे ज्यादा कृषक वर्ग को परेशानी होता है और मजदूर को परेशानी होता है। आपको पता होगा पिछला वीडियो में ही बताते हुए मार है कि बहुत सारा कृषक वर्ग मजदूर में ट्रांसफर हो गया था। क्यों? क्योंकि कृषक वर्ग को इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था कि वो टैक्स को पे ही नहीं कर पा रहा था। बदले में क्या किया उन लोगों ने, बदले में अपना सब जमीन को बेच दिया, सब जमीन को बेच करके मजदूर बन गया, टैक्स पे कर दिया, जमीन बेच करके टैक्स पे करना पड़ रहा था, अब मजदूर बन गया। और चूंकि ये मजदूर बन गया तो मजदूर के लिए भी काम उस टाइम पे था कहाँ, विद्रोह हो रहा था, जनता लोग को खुश नहीं देख रहा था, वहां का जनता लोग खुश नहीं थे, वहां का राजा उसके बारे में सोच नहीं रहा था। तो मजबूरी में आके मजदूरों को दूर जाके बसना पड़ा, अमेरिका जाके बसे, यूरोप जाके बसे, चिली जाके बसे, अलग अलग जगहों पे जाके बसे, जिसमें कि अमेरिका में सबसे ज्यादा इन लोगों ने बसा। तो स्टार्टिंग में तो अमेरिका वाला लोग दोनों हाथ से स्वीकार किया कि आओ भैया हम सभी चीनी व्यक्ति को रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको पता होगा चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी भी है, हम लोग हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में चीन को क्रॉस कर जाएंगे हम लोग, लेकिन वो अलग मुद्दा है। चीन का चीन का जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो बढ़ने लगा तो मजदूरों का भी जनसंख्या बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभी तक 1911 तक इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है चीन का, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अभी तक चीन का नहीं है। चीन अपने से कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक चीन में नहीं हो पाया सही ढंग से। ऊपर से ब्रिटिश लोग आ गया, ब्रिटिश लोग परेशान अलग कर रहा है, मजदूरों का तो वैसे भी जीना हराम है, तो अमेरिका बसने चल गया। अमेरिका वाला लोग स्टार्टिंग में तो सबको अलाउ किया कि हाँ भैया आओ हम सबको रखेंगे, सबको खाना देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चीन का जनसंख्या बढ़ते गया और ज्यादा बड़ा संख्या में जो है चीनी मजदूर बाहर जाके निवास करने लगे अमेरिका में, तो उसके बाद अमेरिका लोग मना कर दिया कि ना अब हम तुम लोग को नहीं रखेंगे। क्योंकि अमेरिका, आपको पता होगा अमेरिका के इतिहास अभी हम कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ अमेरिका क्रांति हमसे पढ़ाए हुआ है, अभी और पढ़ेंगे कि अमेरिका आखिरकार क्या चाहता था। अमेरिका पूरा विश्व में अपना परचम लहराना चाहता था स्टार्टिंग से ही। 1776 में जब वो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता की घोषणा जब कर दिया गया, उसके बाद से ही अमेरिका चाहता था हम सबसे गर्वान्वित देश रहे। उधर ब्रिटेन भी यही चाहता था, चाइना भी यही चाहता था, सबको यही चाहता था, तो अमेरिका मना कर दिया। तो उस सिचुएशन में आप मजदूर का स्थिति समझिए कि इसका अंदर विद्रोह का भावना पनपेगा कि नहीं पनपेगा। एक तो इसको चीन में जीना हराम है, ऊपर से दूसरा देश जा रहा, अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका में बोल रहा है कि नहीं आप बसने नहीं देंगे तुमको। तो मजदूर लोग अंततः क्या करेगा, लास्ट में अंत में क्रांति के ऊपर ही निर्भर करेगा ही, क्रांति विद्रोह कि अब मंचू शासन को हटा देना है। क्यों? क्योंकि अब इन लोग का भी तो स्थिति सुधारने का टाइम आ गया था, खुद का भी तो मजदूर कृषक वर्ग का जिम्मेदारी बनता है कि हम भी अपना कष्ट को खुद से दूर कर सकते हैं। अंततः बौद्धिक चेतना का विकास तो हो चुका था उन लोग में, आप समझदारी धीरे धीरे विकसित होने लगा था, बहुत तरह तरह का पत्र प्रकाशन हो रहा था, तो उन लोग समझ गए थे कि अब जो है हम लोग चुप नहीं रह सकते, अब हम लोग को आवाज उठाना होगा। और जितना बार आवाज उठाया जाएगा उतना बार एगो लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा, लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा, थोड़ा दिन के लिए चुप हो जाओ तुम। तो वही इसीलिए मजदूर वर्ग जो है क्रांति का बहुत बड़ा रीजन रहता है मजदूर के लिए, ठीक है। लिखना क्या 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 लिख के
करना है वो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम समझाने का, हम समझा दिए। और आप लोग सबको टेलीग्राम में तो कम से कम यार जुड़ जाओ, टेलीग्राम में सभी को जुड़ जाओ, अपना आंसर टेलीग्राम में शेयर किया करो। हो सकता है कि आपका आंसर दूसरा को पसंद आ जाए, दूसरा का आंसर आपको पसंद आ जाए, दोनों आपस में मिला करके एक नया आंसर रेडी कर लिया जाए। बहुत तरह तरह से किया जा सकता है, क्यूरियोसिटी माइंड लेवल होना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम में सबको जुड़ के हम लोग सब साथी लोग सब मिल के हम लोग अच्छा से हम लोग तैयारी करते हैं, इसका भी और आने वाला समय का भी। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है सबको, सीक्रेट बात बता रहे हैं। तो चीन में मजदूरों का प्रभाव हम लोग समझ गए। हम लोग 4 चीज समझ गए। मंचू राजवंश का दुर्बलता समझ गए, सुधार की सफलता, पाश्चात्य जगत से संपर्क, चीन में मजदूरों का प्रभाव समझ गए। उसके बाद देखते हैं आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दुर्दशा ये भी हम प्रथम अफीम युद्ध से ही बताते आ रहे हैं कि आर्थिक दुर्दशा उस टाइम का क्या था। अफीम युद्ध के कारण बहुत ज्यादा राजकोष खत्म हो चुका था, बहुत सारा चांदी का आवागमन हो रहा था। आवागमन मत नहीं हो रहा था, सिर्फ जा ही रहा था। आवागमन का मतलब आना जाना होता है, आना जाना नहीं हो रहा था, सिर्फ जा रहा था अफीम के कारण। और वहां का जनता लोग के ऊपर वो चीज को अप्लाई किया जा रहा था कि राजकोष खत्म हो गया, तुम लोग आप टैक्स ज्यादा दे दो। यही सब यहाँ पे हो रहा था। तो इतना सारा युद्ध हुआ, इतना सारा विद्रोह हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ। तो उस सिचुएशन में आर्थिक दुर्दशा क्या चीन का अच्छा होगा? क्या विद्रोह होगा तो कोई भी सरकार उसको दबाने के लिए पैसा उसमें कितना खर्च करेगी? जाहिर सी बात है कि जितना भी खर्च करेगा राजकोष से ही जाएगा, मतलब सरकार का जाएगा, मतलब जनता का पैसा ही उस विद्रोह को दबाने में लगा रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक दुर्दशा, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा चीन को। चीन के पास पैसा ही नहीं बचा, विदेशियों तक से उधार लेना पड़ रहा था, विदेशी तक से उधार लिया जा रहा था, और विदेशी लोग एकदम हंस खेल के उधारी दे रहा था। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग को व्यापार करना था। विदेशी लोग जितना खुश, चीन के सरकार को जितना खुश कर सकता था उतना उन लोगों ने खुश करने का प्रयास किया। सेम चीज इसको इंडिया लेवल पे भी आप लोग तुलना कर सकते हैं। यहाँ जो हो रहा है इंडिया में भी वही हो रहा है, बशर्ते यहाँ 1911 तक हुआ और इंडिया में बहुत पहले ही हो चुका। बहुत पहले से ही जो हम लोग देखे, अस्थाई बंदोबस्त देखे, उसके बाद हम लोग परमानेंट सेटलमेंट देखे। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट एक ही है ना? अस्थाई बंदोबस्त, उसका सैनिक वैनिक जो रख देता था, क्या बोलता, सहायक संधि, सहायक संधि देखे। और तरह तरह का इंडिया में जो हो रहा था वो चीज यहाँ पर अप्लाई हो रहा था धीरे धीरे। ब्रिटिशर्स लोग इतना कब्जा कर रहे थे यहाँ पर भी। आपको पिछला का वीडियो सब में बताए थे कि इंडिया में चूंकि जीत चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 का विद्रोह या बक्सर विद्रोह बोल सकते हैं, 1764 का भी यदि अब हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद ब्रिटेन लोग को और ज्यादा मनोबल हुआ कि हम लोग चीन के ऊपर भी प्रभुत्व हम लोग अपना जमा सकते हैं। और ज्यादा क्षति पहुंचाने लगा चीन को, और ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगा चीन के ऊपर। और मंचू वंश को बहुत मजा आ रहा था, अरे चीन के ऊपर विदेशी लोग आ रहा, खर्चा कर रहा। चीन का सरकार एक हद तक ये नहीं समझ पा रही थी कि ब्रिटेन लोग जो आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ रहा है, बहुत तबाही मचा के जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक दुर्दशा हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर्थिक दुर्दशा पूरा डामाडोल था और विदेशी लोग से यहाँ तक कि कर्जा लेने के लिए विवश हो गया था। तो वहां का जनता लोग ये चीज के लिए खुश नहीं था कि विदेशी लोग से कर्जा लेके हम लोग का देश चल रहा है। तो इसलिए भी क्रांति की भावना पनप गया जनता लोग में कि नहीं, ये वाला बात जो है सही नहीं हो रहा है। विदेशी लोग से हम लोग कर्जा क्यों ले रहे हैं? हम लोग जब खुद कैपेबल है तो हम लोग विदेशी लोग से कर्जा क्यों ले रहे हैं? विदेशी लोग से आप इतना मिली जुले क्यों है? जनता लोग का मेन आक्रोश उसके लिए भी था कि मंचू शासन जो है विदेशी लोग से क्यों मिला हुआ है? विदेशी लोग हम लोग को शोषण कर रहा है और ऊपर से आप उसी से मिले हुए हैं, ये गलत बात है। तो यही सब धीरे धीरे क्रांति का कारण यही सब धीरे धीरे बनता है। अब हम लोग देखते हैं एक नया नाम आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा, जो कि नया नाम होगा डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डॉक्टर सन्यात सेन पढ़ेंगे। अब बहुत कोई ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो लगेगा कि अरे डॉक्टर सन्यात सेन पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग किया। हालांकि उसमें भी स्टार्टिंग से ही बताएंगे, लेकिन डॉक्टर सन्यात सेन के बारे में थोड़ा सा भी हम बता देते हैं। जब ये 1911 की क्रांति जब हो रही थी, तो इससे पीछे का बैकग्राउंड यदि हम लोग थोड़ा सा देखें 1905 के आसपास या 1900 से समझ लेते हैं। 1900 से आसपास डॉक्टर सन्यात सेन का चीन में, चीन के इतिहास में उजागर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे 1911 आते आते एक बड़ा हस्ती, बड़ा नाम सन्यात सेन का रहता है, और इनका कंपैरिजन चीन में गांधी से किया जाता है। ठीक है, किंग मेकर की भूमिका डॉक्टर सन्यात सेन आगे जाके निभाते हैं 1911 की क्रांति के बाद ही। तो एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया, एक
एक दल दल का स्थापना किया गया डॉक्टर सन्याल सेन के द्वारा। क्यों उतना विद्रोह क्यों असफल हो रहा था? आपको क्या लगता है उतना विद्रोह जो हुआ क्यों असफल हो रहा था? विद्रोह को सफलता दिलाने का सबसे अहम जिम्मा होता है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, और यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ सन्याल सेन कर रहे हैं। इससे पहले जितना विद्रोह हुआ, ताइपिंग हुआ, बक्सर विद्रोह हुआ, तरह तरह का विद्रोह हुआ, इसमें कोई इंडिविजुअल एक नहीं, पूरा समुदाय एक तरह से नेतृत्व करता था। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक बंदा नेतृत्व करता, हालांकि और भी बहुत कोई था, लेकिन इनका नाम ज्यादा विख्यात हुआ क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में यह क्रांति संपन्न हुई, सफल हुई। अगर पूछा जाए 1911 के चीनी क्रांति के नायक कौन है, तो डॉक्टर सन्याल सेन ही उस क्रांति के नायक रहे। एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया, एक पार्टी का स्थापना किया गया जो नेशनल लेवल पे पूरा जनता का बात सुनेगा, और वो पार्टी क्या करेगा? सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएगा। समझ में आ गया? तो डॉक्टर सन्याल सेन का यही रोल था। इसका पार्टी वार्टी क्या था, हम आपको आने वाला समय में इसका पार्टी वार्टी सब कुछ इसका बताएंगे। डॉक्टर सन्याल सेन, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सन्याल सेन ही रहने वाला है, ठीक है। आज हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, टाइपिंग विद्रोह कर लिए, और ये 1911 का क्रांति हम लोग कर रहे हैं 4, और एक हम लोग डॉक्टर सन्याल सेन कर लेंगे 5, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। फिर लास्ट टाइम में यदि मौका मिलेगा तो लास्ट टाइम में हम लोग फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर एक हम लोग ढूंढ के कर लेंगे, ठीक है। चीन का जापान अच्छा तरीका, अच्छी चीन का जापान बोल रहे, चीन का इतिहास में हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे। उसका जापान का इतिहास में आएंगे, जापान का भी इतिहास में हम लोग 2-3 क्वेश्चन उसमें भी कर लेंगे, ठीक है। मेनली मोटो हम लोग का ग्रेजुएशन पास करना नहीं है, मेनली मोटो ये है कि थोड़ा मोड़ा चाइना के इतिहास के बारे में समझ में आ जाए, जापान का इतिहास थोड़ा मोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। पूरा पूरा वे में तो समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि इतिहास तो पता ही है कितना लंबा होता है कोई भी चीज का, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद अंतिम में देखते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में 2 चीज हम लोग को देखने को मिलता है। पहला है रेल मार्ग की अस्वीकृति, और दूसरा है हाकू की घटना। ये डॉक्टर सन्याल सेन के बारे में टेंशन नहीं लेना है, डॉक्टर सन्याल सेन भी आने वाला समय में डॉक्टर सन्याल सेन के ऊपर वीडियो बनेगा, ठीक है। अभी YouTube कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि हमको लगता है कि सबके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। आप लोग पता नहीं बेल आइकन को ऑल में करके रखे हो या नहीं रखे हो, सब्सक्राइब भी किए हो या नहीं किए हो, मुझको नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ा सा जिम्मेदार थोड़ा सा होने का ट्राई करो। जिम्मेदार तो नहीं बोल सकते, मतलब कि मेरे लिए थोड़ा सा ट्राई करो कि एक दूसरे को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि YouTube को ये पता नहीं चल रहा है कि हम क्या चीज का वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो किसके लिए उपयोगी है। ये YouTube का ये जो वीडियो बना रहे हैं ये उस पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस पर्सन के लिए हम बना रहे हैं, जो एक कैटेगरी के लिए हम बना रहे हैं वहां तक ये नहीं पहुंच पा रहा मेरा वीडियो। पता नहीं YouTube का क्या लोचा है। आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करो जिसको भी ये जरूरी है, ठीक है। खैर वो सब बात आप लोग कर लेना, थोड़ा सा हमको लगा बताना चाहिए क्योंकि जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट का हम टेंशन भी नहीं करते, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा तो रहता है, व्यू रहेगा, थोड़ा मोड़ा आप लोग का कमेंट रहेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, थोड़ा मोड़ा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ यार कुछ बना रहे हैं तो सामने वाला का कुछ मदद हो रहा है। ऐसे बना रहे हैं तो उतना फील नहीं होता, डेली डेली फिर बनाने का मन नहीं करता। और वही यदि दोनों तरफ से यदि रहे, आपके तरफ से भी रिस्पांस मिले, हम तो रिस्पांस करते ही हैं इधर में, डेली डेली वीडियो बनाना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी डेली वीडियो लेके आते हैं आपके लिए और आपके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो थोड़ा मन दुखी हो जाता है, ठीक है। रियल बात बोले तो थोड़ा बड़ा मन दुखी हो जाता है। और ये यूट्यूब भी बदमाशी कर रहा है, यूट्यूब भी सही जगह तक ये मेरा वीडियो का कंटेंट जिसके लिए बना रहे वहां तक नहीं पहुंचा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे बनाते जाना है, धीरे धीरे आप लोग के लिए बनाते जाना है। जिसको भी देखना है वो देखे। एग्जाम आएगा तो एग्जाम में हो सकता है कि आप लोग देखोगे, अभी नहीं देख रहे, लेकिन एग्जाम टाइम जब आएगा तो आप लोग ये लोग देख के समझने के लिए एग्जाम टाइम के लिए ही स्पेशली हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो पता नहीं हमको, एग्जाम टाइम में आप लोग को जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए हम ये सब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। नोट्स तो दे ही रहे और क्विक रिवीजन के लिए ये सब वीडियो बन रहा है। तो रेल मार्ग की अस्वीकृति एक बार देख लेते हैं कितना देर का वीडियो बना है, ठीक है। चलिए अभी 29 अभी 30 मिनट आधा घंटा का ही वीडियो बना है, 10 मिनट अभी और मेरे साथ है, 10 मिनट में ये दोनों भी क्लियर हम लोग कर लेंगे। तो रेल मार्ग की अस्वीकृति, देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था चीन में अब तो द्वितीय अफीम युद्ध हो चुका है,
बहुत सारा विद्रोह हो चुका है। अब तो अफीम का व्यापार होने लगा, अब बहुत तरह से व्यापार होने लगा। 16 गो बंदरगाह विदेशी को दे दिया गया, पहले 5 को दिया गया था। अलग अलग जगह जगह भी खोल दिया गया विदेशियों के लिए कि आओ भैया तुम लोग व्यापार करो। तो व्यापार करने आएगा तो क्या केवल जलमार्ग के द्वारा ही व्यापार करेगा? चीन का अंदर यदि डिस्ट्रीब्यूट करने को होगा तो वो कैसे करेगा? कोई उपाय नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने का। जिस प्रकार से इंडिया में डलहौजी के शासनकाल में ये सब काम हो रहा था, मतलब कि डाक का, रेल का, 1856, ठीक है, और सॉरी 53। तो ये सब काम इंडिया में भी हो रहा था, इंडिया में हो चुका था, लेकिन यहाँ पे होने का स्टार्ट हो रहा था रेल मार्ग के बारे में। तो चाइना तो पता ही है, भारत का पड़ोसी देश है चाइना, तो उसको तो पता होगा कि इंडिया में क्या स्थिति हुआ है, क्या इंडिया में कारनामा ब्रिटिश लोग कर लिया। तो वहां पे तो वो लोग, अब आदमी लोग समझदार बन गया था। तो वहां पे जब रेल मार्ग का जब निर्माण करने का टाइम आया तो वहां का जनता लोग बोला कि नहीं, ये काम विदेशी लोग नहीं करेगा, ये काम करेगा यहाँ का स्थानीय शासन करेगा, स्थानीय सरकार करेगा, प्रांतीय सरकार करेगा। ये काम हम विदेशी को कतई नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि जो भी काम करेगा इससे फायदा विदेशी को होगा, विदेशी लोग को रेवेन्यू जनरेट करेगा, विदेशी लोग उसका पैसा उठाएगा, विदेशी लोग सब कुछ करेगा। चीन का जनता लोग को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसके लिए वो लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये यहाँ पे जो सड़क मार्ग अति रेल मार्ग का जो यहाँ निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए हमको चुनना चाहिए। और जो पिकिंग की जो सरकार थी, ये मान्यता दे दी कि विदेशी लोग के ही करने को मिलेगा, ठीक है। 1911 में ये मान्यता विदेशी को दे दिया गया पूर्ण रूप से। जब विदेशी को एकाधिकार मिल गया कि अब जो है विदेशी लोग ही रेल निर्माण का कार्यक्रम को पूरा करेगा, तो वहां का जनता लोग भड़क गया कि नहीं, एक तो एक हम लोग सबके ऊपर इतना तुम अत्याचार कर रहे हो, और ऊपर से जब मौका मिला, एक बार रोजगार का मौका मिला, रेल वेल जब बनेगा तो रोजगार तो मिलेगा, रोजगार का अवसर तो प्रदान होगा ही ना। एक बार जब मौका मिला तो उसमें भी हम लोग को भूमिका निभाने नहीं दे रहा, उसमें भी हम लोग का योगदान करने नहीं दे रहा। ये बिल्कुल असहनीय है, ये बात सहन नहीं किया जाएगा। तो हम लोग ये वाला तत्कालिक कारण हम लोग देखते हैं, रेल मार्ग को अस्वीकार कर दिया गया। और ये इस टाइम पे एक ऐसा एरा चल रहा था, चीन का धरती पे एक ऐसा संकट उत्पन्न हो गया कि विदेशी लोग इसके ऊपर, चीन के ऊपर देखना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अब चीन के जनता लोग को पता चल चुका था कि अब जो है मंचू शासन के साथ साथ ब्रिटिश लोग से भी कहानी खत्म कर देना है। मंचू शासन को तो हटेवे करेंगे, साथ में ब्रिटिशर्स को भी हटाएंगे। अब इन लोग का फंडा पूरा तरह से क्लियर हो गया था। इसीलिए विदेशी लोग 1911 का क्रांति में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते। और यही रीजन रहता है कि 1911 की क्रांति सफल रहती है, मंचू वंश को पैर के घुटनों के बल झुकना पड़ता है, घुटनों पर ले आती है ये 1911 की चीन की क्रांति। क्योंकि विदेशियों का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जितना भी तरह क्रांति हुआ, हम लोग देखे मंचू वंश क्या करता था कि आओ आओ विदेशी लोग आओ, ब्रिटिश लोग आओ, अमेरिका वाला लोग आओ, और यहाँ का विद्रोह को दबा दो, अब बदले में तुमको हम 2-3 बंदरगाह दे देंगे। यही कर रहा था। लेकिन अब विदेशी लोग का, सीधे विदेशी लोग इंटरफेयर ही नहीं किया इसमें। तो इंटरफेयर नहीं किया तो जाहिर सी बात है इस क्रांति का सफल होना तो लाजमी था, असफल हुआ भी। उसके बाद देखते हैं हाको की घटना। ये एक ऐसी घटना होती है जो कि इस युद्ध को, इस क्रांति को मोहर मार दिया जाता है कि नहीं, अब ये युद्ध होगा ही होगा। ऐसा क्या हो जाता है? हाको की घटना का बेसिकली क्या हुआ था कि रूस, आपको पता होगा कि चीन का पड़ोसी रूस है। हम आपको पहला ही दिन मैप बताए थे कि इस तरह करके चीन जाता है और ऊपर से रूस ऐसे करके रूस आता है, ठीक है, ऊपर से। तो रूसी बस्ती मतलब कि रूस के निकट में चीन का जो एक एक बोल सकते हैं चीन का एक घर, ठीक है, चीन का एक घर में आग लग गया, बम फट गया। पता किया गया कि चीनी सरकार अति रूसी सरकार, चूंकि रूस के बगल में था, तो रूसी सरकार के द्वारा पता किया गया कि अरे ये क्या हो गया। आपको पता ही होगा, पहले हम बताए हैं टाइपिंग विद्रोह में कि रूस लोग भी इंटरेस्टेड था, ये वाला एरिया पे कब्जा करने के लिए रूस लोग भी इंटरेस्टेड था। कोरिया तक भी यहाँ तक कि इंटरेस्टेड था रूस लोग कि सब जगह कब्जा कर लेंगे, ठीक है। रूस भी एकदम कड़ा निगाह रखा हुआ था चीन के ऊपर कि जब भी मौका मिलेगा तब एकदम दबोच लेना है उसको। अब बिल्कुल ऐसा ही किया गया रूस के द्वारा। आगे हम लोग और भी हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। रूस के साथ भी युद्ध क्यों हुआ है, चीन का साथ, और चीन का जापान के भी साथ युद्ध हुआ। तो वो सब युद्ध बुद्ध जो है ना, जितना इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ने लायक उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। वो सब युद्ध सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जहां जहां जरूरत उसका पड़ेगा तो बेशक उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वाला घटना क्या हुआ कि बम फट गया। तो बम फटा तो क्या हुआ, रूस का
सरकार लोग जो है, वहाँ का कुछ आदमी लोग को पकड़ा और चीन के पास पेश कर दिया। जब आदमी लोग को पकड़ा, तब ये पता चला कि अरे ये तो क्रांतिकारी संगठन है, ये तो क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ पे, यहाँ बम बना रहा है। ठीक है, वो वाला जो घर था, वहाँ पे बम बनाने का काम होता था। एक दिन आग लग गया, तो अगल-बगल लोग भयभीत हो गया कि अरे ये क्या हो गया, बूम से फट गया। तो वहाँ का आदमी लोग को पकड़ करके चीन के पास पेश किया गया कि देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा था, और वहाँ पर से एक लेख भी प्राप्त हुआ, जिसमें से उन लोग